तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा संसाधन है, इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग संसाधन को समझेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे और किस किस आधार पे होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले संसाधन को समझते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बिहार बोर्ड 10th में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले संसाधन को समझते हैं। संसाधन, हम लोग संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले समझते हैं संसाधन। हमारे हाथ में ये मार्कर, ये क्या है? संसाधन है। आप क्या है? संसाधन है। हम क्या है? संसाधन है। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, चाहे जीव हो, जंतु हो, जीव जंतु हो या प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सभी संसाधन कहलाते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं को पूरा कर दे, कॉपी, कलम, टेबल या किसी प्रकार की मशीन, या प्राकृतिक में पाए जाने वाले सारे संसाधन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुर्सी यह भी संसाधन है, या प्राकृतिक में पाए जाने वाले सूर्य यह भी संसाधन है। तो आइए डिफिनेशन के साथ समझते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकारों का जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा, अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं। उसी सूर्य, कुर्सी, पेट्रोलियम, मोबाइल इत्यादि और सब भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो उपयोगी हैं। आगे अब हम लोग समझेंगे। संसाधन अगर समझ गए होंगे तो आगे संसाधन के प्रकार को समझते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव, एक होते हैं अजैव। संसाधन आपको पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूछने का भी तरीका बताते हैं कि आपको बिहार बोर्ड किस तरह से पूछे जाएंगे, वो कैसे पूछेंगे। कई तरह से पूछने के सवाल उनके पास होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? दो प्रकार से। ये ऑब्जेक्टिव है। आपको इसमें पूछा जाएगा कि संसाधन में हवा दे दिया जाएगा, पेट्रोलियम दे दिया जाएगा, मोबाइल दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है और पूछेगा ये कौन सा संसाधन है। तो आपको जवाब देना है कि ये संसाधन है, वो संसाधन है। चलिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन के साथ। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव होते हैं, दूसरा अजैव होते हैं। पहले जैव समझते हैं। जैव किनको कहते ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। उसमें सजीव के लक्षण, सजीव क्या हुए? हम लोग सजीव हुए। गाय क्या हुई? वो भी सजीव हुआ। जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो भी सजीव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके उदाहरण कुछ देखते हैं। मनुष्य, वनस्पति, मर्त्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अन्य प्राणी, कुछ और भी प्राणी समुदाय हैं, वो सभी जैव मंडल में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखते जाइएगा। यहाँ सब आपको ऑब्जेक्टिव सहित बताते हैं पूछने का। आपको इसमें दे दिया जाएगा वनस्पति, पूछेगा कौन सा संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर अजैव की बात करते हैं, वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव समूह का लक्षण दिखाई देता हो, जैसे चट्टान, ये भी संसाधन है। बड़ी बड़ी चट्टाने की बात करते हैं, वो भी संसाधन है, उसका भी यूज करते हैं। धातु एवं खनिज, कोयला क्या है? संसाधन नहीं है हमारे लिए। कोयला जो जलाते हैं वो भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इत्यादि और सब भी हैं। आगे देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अब उपयोगिता के आधार पे बात हो गया। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग समझ गए कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर आपको लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आप लिखिएगा पहले कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला दीजिएगा जैव, दूसरा दीजिएगा अजैव। चलिए अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलना है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में, अधिकांश ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। सब्जेक्टिव में बहुत कम चांस है पूछने का। अभी हम आपके आगे बताएंगे भी कि सब्जेक्टिव में, लॉन्ग में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट में कैसे पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। पहले नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। सौर ऊर्जा,
उदाहरण आपको बता रहे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन्य प्राणी। अब समझिए क्या होते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो एक बार समाप्त होने के साथ फिर से उसे ला सके। अगर आपके पास 2 रुपया है और आपसे कोई मांग रहा है, आपके भाई ही मांग रहा है, आप उसे दे दीजिएगा, तो क्या फिर उसे अपना पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर कमा सकते हैं 2 रुपया। तो यही होता है नवीकरणीय संसाधन, जो पुण्य प्राप्त कर लिया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। डिफिनेशन से इसका बस डिफिनेशन को याद करके रखना है, जिससे पता चले कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा तो हम लोग डिफिनेशन अगर याद रखेंगे माइंड में, तब जाके क्वेश्चन एकदम करेक्ट बनेगा। चलो देखते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन। अच्छा, वन की बात करते हैं। अगर वन की कटाई हो जाती है तो फिर से उसको उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता है, फिर से उगाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस के दिन वो जो नारा लगाते हैं, क्या चीज के लिए? पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण जो गंदगी आती है, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर प्रदूषण से हम लोग बीमार ग्रस्त पड़ जाएंगे। आगे देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण। अभी भी हम बता रहे, उदाहरण ही इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछने का 100% चांस यही है। इतना ही समझिए कि उदाहरण से है। चलिए आगे देखते हैं। और नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? एक बार प्रयोग करने के बाद वो पुण्य प्राप्त न किया जा सके। एक बार प्रयोग अगर कर लिया जाए, अच्छा जीवांश ईंधन की बात करते हैं, क्या उसको प्राप्त दोबारा किया जा सकता है? गैस की बात करते हैं, अगर समाप्त हो जाए तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, फिर आपको दूसरा सिलेंडर में उसको भरवाना पड़ेगा, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं। क्या खत्म जो हो गया उसको यूज कर सकते हैं? खत्म को जब वो खत्म ही हो गया, उससे क्या यूज किया जा सकता है? जो ये होता है और नवीकरणीय संसाधन। तो उदाहरण देखते हैं। जीवांश ईंधन हुआ, एक गैस को लेते हैं, आप इसको गैस भी ले सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे गैस। तो हम लोग इतना जान गए संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, उपयोगिता के आधार पे कितने होते हैं। आगे के देखते हैं टॉपिक को। आगे है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आएगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। चलिए एक एक करके सब जानते हैं डिफिनेशन के साथ। पहले जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। समझिए व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। व्यक्तिगत संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार है। आपके पिताजी का जमीन, इस पे आपका खास अधिकार है। जब तक आपके पिताजी नहीं बेचे हैं तो आपका अधिकार है पूर्ण रूप से, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन में बहुत सारे उदाहरण भी है, जैसे तालाब है, बगीचा है, देखते हैं बाग है, बगीचा है, कुआं, तालाब, ऐसे सब संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तालाब खुद का भी होता है आदमियों के पास, बगीचा भी खुद का होता है, इत्यादि और सब भी है। उसके बाद समझते हैं सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें समूह के सभी लोगों का अधिकार हो। एक गांव में अगर कमेटी किसी चीज का बैठता है तो उसमें हक सबका होता है, सबका दायित्व होता है, योगदान हर व्यक्ति का होता है, तो अधिकार भी सभी का होता है। ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मंदिर, स्कूल में एक का नहीं होता है, सभी का हक है, सबका अधिकार है, तो इसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। इसका मात्र आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझते हैं। ये भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत के इस मानचित्र से ही हम लोग समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। पहले डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करती है। कैसे करती है वो देखते हैं। भारत के इस साइड में आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी लिखे हैं, इसके निचले हिस्से में हिंद महासागर लिखे हैं, और इस साइड में अरब सागर। तो हमारा क्वेश्चन जो अरब सागर पे टिका हुआ है, तो ये जो रेखा है ये तट रेखा है। अरब सागर, ये जो रेकरिंग आप देख रहे हैं, तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अरब सागर है। कहने का मतलब है कि अरब सागर की सीमा जहां तक है वो भारत सरकार चलाती है।
अगर अधिकार जमाना हो तो भारत सरकार 200 नॉटिकल मील के अंदर तक ही जमा सकती है, यानी कि उसका अधिकार हो सकता है। इसके बाहर अगर आप जाते हैं, इस साइड बाहर हम लोग दिखलाते हैं, इधर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम करती है। कैसे करती है चलिए देखते हैं। आपने एक नाम सुना होगा WHO का। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी संस्थान है जो पूरे विश्व में काम करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि महामारी अगर किसी भी देश के अंदर अगर बीमारी तेजी से फैल रहा है तो इसको रोकने का काम WHO करती है। चाहे वर्ल्ड में कहीं का भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कोई भी देश अन्य हो। तो हम लोग अब आगे देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जितने भी पॉइंट हैं एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में एक रत्ती दिक्कत नहीं हो, तनिक भी दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, बोर्ड स्क्रीन की ओर देखते हैं। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावित संसाधन। संभावित संसाधन को समझते हैं, पहले हम आम भाषा में समझते हैं। आपके पास तालाब है पर्सनल, उसमें पानी जमा करके रखे हैं, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किए हैं, भविष्य में इसका उपयोग कीजिएगा। ये संभावित संसाधन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, विशेष क्षेत्र में मौजूद है। हम आम भाषा में आपको जो बताए हैं, लेकिन इसमें समझिएगा कि विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पड़ा हुआ है वो क्या है कि विशेष जगह पर रखा हुआ है, विशेष क्षेत्र में जाके वो रह रहा है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, भविष्य में करने की उस पर संभावना है। ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं विकसित संसाधन क्या होते हैं। ऐसे संसाधन जिसका मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्माण हो चुका है। मतलब समझिए क्या होता है, जिसमें सरकार सर्च कर रहा है। जैसे मान लीजिए चंद्रयान की बात हम लोग करते हैं। वैज्ञानिक ने जब इसे बनाना शुरू किया तो इसके करीब से इनको जाना, इसके हर एक पार्ट के विस्तार से उस पर काम किया, तब जाके पता चला कि इसके गुण के बारे में, कि कौन से पार्ट कितने तेजी से चलेंगे, कौन सा पार्ट क्या इसमें काम करेंगे। तैयारी पहले से किया गया, लेकिन इस पे काम बाद में किया गया। तो ऐसे ही संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हो, वो मानव आवश्यकताएं में पूर्ति हो। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं। क्या है कि पर्यावरण में मौजूद है, लेकिन अभी तक प्रयोग काटो भाई। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हो, वो मानव आवश्यकताएं में पूर्ति हो। पर्यावरण में ये उपलब्ध है, मानव की आवश्यकताएं की जरूरत है। क्या मानव की जरूरतें नहीं है? जो पर्यावरण में है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी आवश्यकताएं मनुष्य को पड़ती है। ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं। तो संचित कोष संसाधन के बारे में समझते हैं। संचित कोष संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही रूप है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, भंडार संसाधन में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हो, वे मानव आवश्यकताएं की पूर्ति करता हो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो समझिए कि संचित कोष संसाधन भी उसका अंश है। अंश मतलब उल्टा है। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही रूप है, बस इसका तत्काल उपयोग नहीं हुआ है, भविष्य के लिए रखा गया है, पूंजी हुआ एक तरह से। देखिए ना, उदाहरण में नदी जल, नदी का पानी अगर जमा करके रखे हैं तो भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भविष्य में इसको विद्युत उत्पन्न करने में, बिजली उत्पन्न कहाँ से होता है? पानी से होता है। तो हम लोग समझ गए संचित कोष संसाधन के बारे में। कुछ पॉइंट को अब हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, महात्मा गांधी का कथन है। आप ऑब्जेक्टिव में इसको लिख लीजिएगा। हम थोड़ा बगल हो जाते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको बताते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आपको बताते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन। आपको पूछा जाएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है,
तो आपको ध्यान देना है सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंदोलन चलाया गया था पैरों की जब अंधाधुंध कटाई होने लगी, उस समय आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे देखते हैं, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बताए थे 200 नॉटिकल मील की बात जो बताए थे, समझिए थोड़ा सा, अगर समझना चाहते हैं तो फिर से। 200 नॉटिकल मील जो होता है, ये 200 नॉटिकल मील देश के अंदर की बात है कि अरब सागर जो महासागर है 200 किलोमीटर नॉटिकल मील तक की जो दूरी है वहाँ भारत सरकार अपना अधिकार जमा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जमा सकते हैं। ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग जोड़ते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को हम जो पर्यावरण दिवस नहीं मनाते हैं जिसमें पेड़ पौधे लगाओ, तो आगे और कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आपको हम बताते हैं, लेकिन अभी जितने भी आपको पॉइंट बताए शुरू से लेके अंत तक अभी हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे लास्ट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये किताबें हैं, इसमें आपको बता दे कि ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट आप देख लीजिए किताबों का, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन लिखा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद कर लेना है। किताब खोलिएगा और देखिएगा जिसमें स्मरणीय तत्व लिखा हुआ है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। और आगे ये जो देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न, इसमें ऑब्जेक्टिव है जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, अच्छा कोयला किस प्रकार का संसाधन है, आपको पढ़ाए हैं पहले भी, तो आपको इसको भी सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे क्वेश्चन सर की बात है, आपको हम बताएं कि संसाधन, ये देखिए है ना, संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो आपको संसाधन को परिभाषित कर देना है। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर बताना है, वो भी आपको हम बता दिए हैं। डिफिनेशन के साथ साथ आपको उदाहरण भी बताएं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे सारे को हम लोग कवर कर चुके हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके आने वाली कल की वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाए आसानी से।